Hello everyone. Chapter 2 Indian History, Class 10th, Rise of Nationalism in India. Nationalism in India का ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर 3 मेजर गांधीयन मूवमेंट है जिससे मोर और लेस हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है अपने बोर्ड एग्जाम्स में। यहाँ पर हम लोग उन 3 मेजर मूवमेंट्स में से एक की बात करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इससे पहले हुआ था, उससे कुछ चीज़ों की सीख गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ली और उसमें एक मेजर चीज़ ये थी कि जहाँ पे वो ख़त्म हुआ था वायलेंस बढ़ गई थी, इस वजह से गांधी जी ने रोक दिया था वो मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच में, इन दोनों के दरमियान जो बीच का पार्ट था, 2 मेजर इवेंट्स हुए थे। आपने अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर वो चीज़ पढ़ी होगी कि वो 2 इवेंट्स क्या थे। एक तो था अपना वर्ल्ड वॉर के बाद आया ग्रेट डिप्रेशन और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी साइमन कमीशन। इन दोनों के चलते इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज में गुस्सा था। साइमन कमीशन क्या था वो आप अपने आप से पढ़ सकते हैं या कभी किसी शॉर्ट वीडियो में और बताऊंगा। आज की इस वीडियो का अपना टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हुआ ये कि ये दोनों जो मेजर इवेंट्स हुए, इसके चलते जो गुस्सा रहा, उसके चलते अब अच्छा खासा टाइम हो चुका था कि गांधी जी एक नए मूवमेंट की तलाश में थे और वो अपॉर्चुनिटी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी बहुत ही केयरफुली, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक रूप से कुछ ऐसी डिमांड्स चूज करेंगे जो इंडियंस को यूनाइट कर सके। तो गांधी जी ऑन 31 जनवरी 1930 गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को, लॉर्ड इरविन जो उस टाइम पे भारत के वाइसरॉय थे, उनको एक लेटर लिखा और उस लेटर के अंदर इन्होंने अपनी 11 डिमांड्स लिखी थी। गांधी जी सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। और ये जो 11 डिमांड्स थी, इन 11 डिमांड्स को गांधी जी बहुत ही केयरफुली चूज करते हैं ताकि इंडिया में ज्यादातर सेक्शंस ऑफ पीपल जो है उनको अपने इस मास मूवमेंट में जोड़ा जा सके। तो यहां से गांधी जी का ये मूवमेंट के लिए जो इन्होंने पहला स्टेप लिया वो स्टार्ट होता है जनवरी 31, 1930। डेट जरूर याद रखेंगे ये, बिकॉज ऑन दिस डे गांधी जी सेंट द लेटर टू लॉर्ड इरविन। और अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग जो क्लासेस थी उनकी डिमांड्स को इसमें इंक्लूड किया गया। आपको एक 4 मार्कर क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट याद रखना है, तो उसमें पहला स्टेप अपना यही होता है। ऑन 31 जनवरी 1930 गांधी जी रोट अ लेटर स्टेटिंग 11 डिमांड्स टू लॉर्ड इरविन। ये काम डन हुआ। उसके बाद अगला था कि ये 11 डिमांड्स जो थी उसमें सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस की डिमांड है जो मैंने अभी बताया, बट इसमें एक सबसे यूनिक डिमांड, सबसे जो कह सकते हैं कि सबसे पॉपुलर डिमांड जो थी, जो गांधी जी ने बहुत ही केयरफुली चूज की थी, वो थी डिमांड ऑफ अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। तो सॉल्ट की डिमांड को वो इंक्लूड करते हैं। दिस डिमांड्स इंक्लूडेड द स्पेशल डिमांड ऑफ कॉल फॉर द अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स विच अफेक्टेड बोथ the rural areas and the urban areas, both the poor people and the wealthy people। तो हर तरह के लोगों को ये जो सॉल्ट का लॉ था वो अफेक्ट करता था। अब खास बात यह है कि इसके चलते गांधी जी ने ऐसा एक मुद्दा उठाया कि जिससे सब लोग रिलेट कर पाएंगे, रिलेटिबिलिटी फील होगी। आपको किसी भी चीज के साथ, किसी कॉज के साथ अगर एक रिलेटिबिलिटी फील होती है ना, तब आप उसके साथ ऑटोमेटिकली एसोसिएट करते हो। करंट एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो कि आपने अगर न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा हो तो कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक पार्टी बनी। वो क्या कर रही है? क्योंकि उन्होंने उस पार्टी को, जिस किसी ने भी बनाया, वो जो भी जिसने वो पेज बनाया, वो कर क्या रहा है कि लोगों को एक गुस्सा है अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट फॉर द राइजिंग प्राइसेस, या फिर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें गवर्नमेंट की कुछ कमियां हैं, तो उसके ऊपर लोगों को वो यूनाइट कर पा रहे हैं, लोग रिलेट कर पा रहे हैं जो इश्यूज वो उठा रहे हैं। सिमिलर चीज इधर गांधी जी कर रहे थे कि गांधी जी ने नमक का इशू इसीलिए उठाया कि सोसाइटी की हर एक क्लास अब रिलेट कर पाए, और वो रिलेट कर पाई। तो इस वजह से गांधी जी की ये 11 डिमांड्स विच इंक्लूडेड द डिमांड ऑफ अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, दे वर सेंट टू लॉर्ड इरविन। एक साथ में एक बात और बोली उन्होंने, एक अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम का मतलब होता है अंतिम रास्ता। गांधी जी ने एक अंतिम चेतावनी दी थी, अल्टीमेटम दिया था लॉर्ड इरविन को कि हमने आपको ये 31 जनवरी को जो लेटर भेजा है, इसके ऊपर, हमारी डिमांड्स के ऊपर आप काम करेंगे, उन डिमांड्स को पूरा करेंगे। अगर 11 मार्च तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो देयर विल बी अ फुल फ्लेज्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आई विल टेक अ पॉज हियर कि अभी तक का जो अपना ये हमने देखा कि अभी तक मूवमेंट लॉन्च नहीं हुआ है, ये मूवमेंट के पहले की बात थी। इतनी सारी जो भी हमने अभी तक की, उसके अंदर 31 जनवरी की डेट याद रखेंगे जिस दिन गांधी जी ने लेटर भेजा इरविन को। उन डिमांड्स में से 11 डिमांड्स जो भेजी गई, उनमें से एक स्पेशल डिमांड थी सॉल्ट की। सॉल्ट की डिमांड क्यों चूज की गांधी जी ने? बिकॉज इट अफेक्टेड बोथ द वेल्दी एज वेल एज द पुअर। रिच और गरीब लोग दोनों को अफेक्ट करता था ये।
तो इसके साथ, लेटर के साथ गांधी जी एक डिमांड अल्टीमेटम भी देंगे। लास्ट में इन्होंने यही लिखा, अल्टीमेटम दिया कि 11 मार्च तक आप हमारी ये बात मानेंगे, अदरवाइज कांग्रेस वुड इनिशिएट द सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। कांग्रेस एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन जो है वो लॉन्च करेगी। आपको ये समझ में आ रही होगी बात, सिविल डिसोबीडियंस नाम से पता चल रहा है। जैसे नॉन कोऑपरेशन हम पहले पढ़ के आए हैं, नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता था कि कोऑपरेट नहीं करेगी कांग्रेस। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब हो गया कि बड़े सिविलाइज्ड तरीके से कांग्रेस वुड डिसोबे द रूल्स मेड बाय द ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स ने रूल्स बनाए हैं उनको डिसोबे किया जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां तक अपनी बात पूरी हुई। गांधी जी के इस अल्टीमेटम का ब्रिटिश हुकूमत पे, ब्रिटिश सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने इनकी डिमांड नहीं मानी। बट गांधी जी यही चाहते थे। एक्चुअली गांधी जी मासेस को यूनाइट करने के लिए इनडायरेक्टली ये चाहते भी थे, और हुआ भी यही कि इनकी जब डिमांड मानी नहीं गई तो गांधी जी अपने 76 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स को लेके, साथ में लेके गांधी जी स्टार्ट करेंगे अपना फेमस सॉल्ट मार्च या दांडी मार्च, दांडी यात्रा के नाम से भी जिसे जानते हैं हम लोग। तो दांडी मार्च अपना गांधी जी स्टार्ट करेंगे विद 76 वॉलंटियर्स। आपको इसके छोटे छोटे जो ये फैक्ट्स है ना इस चीज के बारे में, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। छोटे फैक्ट्स का मतलब, पहली बात तो कितने ये कब कहां से कहां तक ये सॉल्ट मार्च जो था गांधी जी का, ये मूव हुआ था। ये गया था अपना साबरमती से लेके दांडी तक। ये आपको याद रखना है, जरूर याद रखोगे इस चीज को। साबरमती से दांडी तक गांधी जी अपना ये सॉल्ट मार्च 24 डेज में 10 माइल्स अ डे के हिसाब से 240 माइल्स अपना कंप्लीट करेंगे इन 24 डेज। ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए पूछे जा सकते हैं, इजीली याद रखने चाहिए ये आपको। अगला, उसके बाद हमने बात की कि दांडी पहुंचने के बाद गांधी जी, एक और इंपॉर्टेंट डेट आ रही है। अब इंपॉर्टेंट डेट है अगली कि गांधी जी कब पहुंचेंगे दांडी। गांधी जी दांडी पहुंचने के बाद ऑन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने का मतलब यही था कि गांधी जी दांडी का जो कोस्टल टाउन था वहां पे पहुंच के, समंदर के किनारे पहुंच के नमक बनाएंगे। नमक बना के वो नमक का कानून तोड़ दिया, क्योंकि इनके पास लाइसेंस नहीं था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यही था कि सिविलाइज्ड तरीके से हम लोग आपके कानून डिसोबे करेंगे, कानून तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका डन रहा। ये भी डेट आप याद रखोगे जरूर, कौन सी, 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं। दांडी पहुंचने के बाद में गांधी जी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद में यहां से एक नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। ये सॉल्ट मार्च जो था वो कंप्लीट हुआ, और उसके साथ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरे देश में चालू हो चुका था। अब दे वायलेटेड दिस लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट एंड मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ऑन दिस डे, ऑन 6 अप्रैल 1930, यहां से गांधी जी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके और शुरुआत कर चुके हैं गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अक्रॉस इंडिया देयर वर लॉज दैट वर ब्रोकन। अलग अलग जगहों पे इंडिया के अंदर कानूनों को तोड़ा गया। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन एंड फॉरेन क्लोथ्स वर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, पेजेंट्स रिफ्यूज्ड टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस, फॉरेस्ट लॉज वर वायलेटेड। ये चीजें आपको अपने 4 मार्कर आंसर अगर आपको मिल जाए सॉल्ट मार्च के ऊपर या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऊपर, तो आप ये सारी इंक्लूड करोगे उसमें, जिसके अंदर हम लोग शुरुआत करते हैं 31 जनवरी से गांधी जी उधर एक मूवमेंट के लिए प्लान करते हैं। वो लेटर लिखेंगे, उसके बाद में एक अल्टीमेटम दिया गया। अल्टीमेटम के अंदर वो 11 डिमांड्स जो थी वो अगर नहीं मानी गई तो हम लोग एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। वो मूवमेंट लॉन्च हुआ है कि गांधी जी दांडी मार्च स्टार्ट किया, साबरमती टू दांडी 240 माइल्स, ये लोग 24 डेज तक चलेंगे, 10 माइल्स अ डे। और अपने वॉलंटियर्स के साथ गांधी जी वहां पे पहुंच के गांधी जी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के बाद में यहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की हो गई शुरुआत। मूवमेंट की शुरुआत हुई, पूरे देश में ये मूवमेंट फैला, पूरे देश में लॉज ब्रेक किए गए। अल्टीमेटली ये मूवमेंट फैलता रहा। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्प्रेड वाइडली एंड बिकेम अ मास मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ये एक मास मूवमेंट बन गया। अभी तक अपना सीडीएम का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक हिस्सा पूरा हुआ कि यहां से मूवमेंट कैसे फैला, उसके ऊपर हमने बात की। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगला इस मूवमेंट का एक पड़ाव आता है कि गांधी जी मूवमेंट में वायलेंस फैल रही थी। दूसरी बात, अंग्रेजों को भी डर लग रहा था, तो अंग्रेजों ने, लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट को बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। और गांधी इरविन पैक्ट के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे एक हॉल्ट लाया गया, उसको एक बार के लिए रोक दिया गया।
तो गांधी इरविन पैक्ट, ऐसा क्या पैक्ट था ये? आपने अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर ये चीज पढ़ी होगी। एक सेकंड, ये जो गांधी इरविन पैक्ट था, उस पैक्ट के अंदर गांधी जी लॉर्ड इरविन के साथ एक, एक्सक्यूज, गांधी और इरविन के बीच में जो ये पैक्ट हुआ, उस पैक्ट के अंदर गांधी जी कुछ डिमांड रखेंगे, अंग्रेज अपनी तरफ से कुछ डिमांड रखेंगे, एक एग्रीमेंट साइन हुआ। मेनली ये चीज क्या थी? अंग्रेज राजी हुए दैट वी वुड रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने की बात कर दी इरविन ने कि सीडीएम के दौरान जिन भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को जेलों में डाला गया था उनको सबको रिलीज कर देंगे। आपकी बात मान ली। बदले में गांधी जी ने इस बात पे एग्री किया कि हम लोग आएंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए। गांधी जी एग्रीड, गांधी एग्रीड टू पार्टिसिपेट गांधी एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री हो गए, बात मान गए वो। तो ये अपना गांधी इरविन पैक्ट के चलते ये मूवमेंट एक बार के लिए हॉल्ट पे लग गया था। लेकिन अब देखो बुक के अंदर इसी सीक्वेंस को इसके बाद में थोड़ा सा आगे मूव कर जाते हैं, तो वहां पे बात होती है दैट कैसे गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक बार के लिए हॉल्ट पे लगाएंगे। गांधी और इरविन के बीच में ये समझौता हुआ। अब एक बार के लिए मूवमेंट रुक गया। फिर बुक में ही अपने एक एनालिसिस हुआ है पार्टिसिपेंट्स विद इन द सीडीएम। जैसे आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ा होगा तो उसके दौरान उसके अंदर हमने पढ़ा होगा कि जो जो पार्टिसिपेटरी ग्रुप्स थे उसको 3 पार्ट्स में मेनली बांट दिया था। पहला पार्ट बोला गया था इन द टाउन्स, टाउन्स के अंदर किस तरह से पार्टिसिपेशन हुआ। दूसरा पार्ट बोला गया इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड के अंदर अवध में कैसे पार्टिसिपेट किया किसानों ने, और दूसरा जो ट्राइबल एरियाज थे वहां पे कैसे पार्टिसिपेट हुआ, और तीसरा हमने बात की थी उसमें प्लांटेशंस की। तो ये अलग अलग सोसाइटी के ग्रुप्स थे जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। अब हम लोग सीडीएम की बात कर रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, और इस मूवमेंट में कैसे अलग अलग सोसाइटी के ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया उनके ऊपर भी अपनी बुक में बात हुई है। उसी को हम लोग डिटेल के अंदर इधर देखेंगे। अभी ये जो अलग अलग ग्रुप्स जो सीडीएम के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसके अंदर भी हमने इसी को कुछ कुछ पार्ट्स में बांटा है, जैसे बुक में है उसी अकॉर्डिंग पढ़ रहा हूं मैं। और बात एक और चीज आप ध्यान रखना, अभी सीडीएम के अंदर अगर आपको सीडीएम के बारे में पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए लाइक राइट अ नोट ऑन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और यू कैन से दैट राइट अ नोट ऑन सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च, इस तरह के क्वेश्चन 4 मार्कर पूछा जाए, तो आपको जो ऊपर की इंफॉर्मेशन दी गई थी वो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन, सॉरी जो ऊपर इंफॉर्मेशन हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन आप अपने 4 मार्कर के लिए लिख सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको मिले व्हाट वर द डिफरेंट पार्टिसिपेटरी ग्रुप्स इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तब आप आगे की बात करोगे जो बात हमने अभी इधर की है। अलग अलग पार्टिसिपेटरी ग्रुप्स की बात करें, इनसे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं अलग अलग सेक्शन से। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट आता है पार्ट रिच पेजेंट कम्युनिटीज। पेजेंट मैं ऐसे याद रखता हूं इसको कि एक साथ याद रख लिया जाए इस चीज को कि रिच पेजेंट कम्युनिटीज, पेजेंट्स की तरह याद रखेंगे, रिच पेजेंट और पुअर पेजेंट। दूसरा वर्किंग क्लास की बात करेंगे, उसके अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास की भी बात हो जाएगी और वर्किंग क्लास की भी बात हो जाएगी, और तीसरा वुमेन की बात होती है। तो इन 3 ग्रुप्स पे यहां पे बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले रिच पेजेंट कम्युनिटीज। एग्जाम्पल रिच पेजेंट कम्युनिटीज का इधर अपने को बुक में दिया गया है, द जाट्स ऑफ यूपी एंड गुजरात के पाटीदार्स। तो ये 2 जो ग्रुप्स थे ये अपने मेन पार्टिसिपेटरी ग्रुप्स है इधर, द जाट्स ऑफ यूपी एंड पाटीदार्स ऑफ गुजरात। इनके लिए स्वराज की जो फाइट थी वो थी किनके लिए, रिच पेजेंट्स की बात कर रहा हूं, वो थी इट वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज। आपको शुरू में एक बात बोली थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच का जो टाइम था, उस टाइम में इंडियंस के गुस्से का वन ऑफ द मेजर रीजन वो था, ये जो रिच क्लासेस थी उसको इससे दिक्कत थी कि मार्केट एकदम ठप हो गया था, मार्केट खत्म हो गया था, इनके बनाए हुए प्रोडक्ट बिक नहीं रहे, इनकी कमाई नहीं हो रही इस इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास की या रिच पेजेंट क्लास जो थे, बड़े जमींदारी क्लास जिनके बड़े बड़े जो प्लांटेशंस होते थे, या प्लांटेशंस नहीं तो हम लोग कह सकते हैं कि बड़ी जमीनें होती थी, ये लोग बेचा करते थे अपने एग्रीकल्चरल जो था इनका, वो कमर्शियल एग्रीकल्चर करते थे। अब नुकसान जब इनका हो रहा था, ऊपर से गवर्नमेंट जो है इनसे हाई रेवेन्यू ले रही है, हाई टैक्स ले रही है, इस चीज से ये नाराज थे, तो इन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया था।
इसलिए दे वर बैडली अफेक्टेड बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस. द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड एंगर्ड देम. गवर्नमेंट ने जब इनकी रेवेन्यू डिमांड को कम नहीं किया, जो इनसे टैक्स का पैसा लिया जाना था उस चीज को कम नहीं किया, तब इन्होंने अपना गुस्सा दिखाते हुए सीडीएम को सपोर्ट कर दिया. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, शॉर्ट में उसी को सीडीएम बोल रहा हूं, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट कर दिया उस दौरान. अगली बात यह आती है, दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931. जब 1931 में गांधी जी ने इरविन के साथ एक एग्रीमेंट करते हुए इस मूवमेंट को बंद कर दिया, तो ये बहुत डिसअपॉइंट हुए. ये हमने बात किसकी की? रिच पेजेंट्स. रिच पेजेंट्स कौन कौन से? एक तो जाट्स और दूसरे पाटीदार्स. तो ये दो ग्रुप्स थे, जो रिच पेजेंट्स के ग्रुप जो इधर पार्टिसिपेट कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. नेक्स्ट इफ वी टॉक, देन अगला है पुअर पेजेंट्स. पुअर पेजेंट्स जो थे, इनकी भी डिमांड मोर और लेस तो सेम ही थी. ये चाहते थे कि हमें टैक्स का पैसा कम देना पड़े. लेकिन अब देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पुअर पेजेंट्स जो थे, ये टैक्स डायरेक्टली अंग्रेजों को नहीं दे रहे थे, ये रेंट देते थे अपनी जमीन का. ये किसको दे रहे थे? ये इन बड़े जमींदारों को, जो रिच पेजेंट्स थे, उनको देते थे. ये चाहते थे कि हमें रेंट नहीं देना पड़े, कम देना पड़े. लेकिन कांग्रेस खुल के इनके साथ नहीं आ सकती थी, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो तो ऊपर वाले रिच पेजेंट्स के साथ थी. और खास बात यही है कि रिच पेजेंट्स जो थे वो कांग्रेस को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे थे. तो ऐसे में कांग्रेस जो है खुल के इनके साथ नहीं आई पुअर पेजेंट्स के साथ. पुअर पेजेंट्स की डिमांड थी, दे वांटेड लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड. दूसरी बात, स्मॉल टेनेंट्स वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड. रेमिटेड का मतलब होता है छूट देना, ठीक है. अब इनको इशू ये था कि कांग्रेस को, इन द फियर ऑफ अपसेटिंग द रिच पेजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द डिमांड्स ऑफ द पुअर पेजेंट्स. जो पुअर पेजेंट्स थे, उनके नो रेंट कैंपेन्स को कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया सीडीएम के दौरान. इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखोगे कि रिच पेजेंट्स कांग्रेस के साथ थे, बट पुअर पेजेंट्स को कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, नो रेंट कैंपेन को उनके. अगली बात अगर हम लोग करें तो वो थी बिजनेस क्लास. बिजनेस और इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास जो थी, अब बात वही है कि सबसे पहले हम लोग इसमें रिच क्लास की बात कर रहे हैं. रिच क्लास के अंदर अगर देखा जाए तो नाम आते हैं कि पॉलिटिकली इनको एक्टिवेट करने का. अब देखो, चीज ये है कि इस रिच क्लास को भी इशू वही था कि डिप्रेशन के चलते ट्रेड इनका बहुत वीक हो चुका था, कि ट्रेड के अंदर बहुत नुकसान हो रहा था इनको. और डिप्रेशन के चलते जब ये नुकसान हो रहा है, इन्होंने एक चीज और देख ली कि कांग्रेस के साथ लोग जुड़ते हुए जा रहे हैं, कांग्रेस फ्यूचर के अंदर पावर में आएगी. तो इन्होंने एक तरह से हवा का रुख देखते हुए इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को करेंगे सपोर्ट. और इसके लिए इन्होंने पार्टिसिपेट क्यों किया? दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, क्योंकि अंग्रेज जो थे अपनी कंट्री से लाया हुआ माल इंडिया में बेच रहे थे. ऐसे में इनका नुकसान हो रहा था कि जो लोकली इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे थे, तो ये उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहते थे. अपने इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्होंने मेनली दो ऑर्गेनाइजेशंस उस दौर में बनी. एक तो थी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 के अंदर, और एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट फिक्की, FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. अब बात यह है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. फिक्की 1927 में बनी, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा जरूर, ये छोटे क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है. इट वॉज लेड बाय पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड GD बिरला. ये दो इनके मेजर लीडर्स थे. उसके अलावा दे अपोज्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इन्होंने सपोर्ट किया पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड GD बिरला. ये बिजनेस क्लास के लीडर्स थे. दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाई और सेल इंपोर्टेड गुड्स. जो इंपोर्ट किए हुए गुड्स होते थे उनको बाई और सेल करना इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं करेंगे उसमें पार्टिसिपेट, उस ट्रेड में. और जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी गए थे पार्टिसिपेट करने, अभी आपको बताया था, जब वो फेल हुई और सीडीएम जो था वो एक तरह से उसके अंदर वायलेंस भी फैलती जा रही थी, तब इन्होंने देखा कि अब अपना निकलने का टाइम आ गया, क्योंकि वायलेंस और बिजनेस साथ साथ नहीं हो सकते. वायलेंस होगी तो बिजनेसेस का बहुत नुकसान होता है. तो ऐसे में ये जो लोग थे रिच बिजनेसमैन क्लास, ये उसके बाद यहां से विदाई ले लेगी. एक क्वेश्चन अगर आपको 3 मार्क का या 2 मार्क का मिल जाए, हाउ डिड द रिच बिजनेसमैन क्लास या रिच बिजनेस क्लास रिएक्ट टू गांधीजी's कॉल फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? आप यही पॉइंट्स लिखोगे उसके अंदर. इन्होंने कैसे रिएक्ट किया वही सारा है. और इसको ओवरऑल एक टॉपिक के अंदर जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है अपना सीडीएम के अंदर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेटरी ग्रुप्स थे, इनकी डिमांड क्या थी वो समझ में आई होगी. कब इन्होंने इस मूवमेंट से एग्जिट ले लिया वो भी आपको समझ में आया होगा. अगला उसके बाद अगर बात करें तो वो है वर्किंग क्लास. वर्किंग क्लास के लिए इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास
वर्किंग क्लास, बिकॉज बिजनेस क्लास जो थी वो इधर पार्टिसिपेट कर रही थी, बिजनेस क्लास कांग्रेस के साथ है, इंडियन वर्किंग क्लास जो इनकी फैक्ट्रीज में काम कर रही थी, इंडियन बिजनेस ओनर्स के, तो क्या वो कांग्रेस के साथ आ पाएंगे? क्योंकि उनकी दिक्कत तो इंडियन बिजनेस क्लास से थी कि हमें ज़्यादा टाइम काम कराया जा रहा है, हमें जो पैसा है वो कम मिल रहा है, सैलरीज कम मिल रही है, वेजेस कम मिल रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स। ठीक है, तो सीडीएम के अंदर इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास लार्ज नंबर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, एक्सेप्ट इन नागपुर। नागपुर के अंदर पार्टिसिपेट किया इन्होंने, बिकॉज एज द इंडस्ट्रियलिस्ट्स केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड अवे। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास कांग्रेस के नजदीक आती जा रही थी, वर्कर क्लास कांग्रेस से दूर होती चली गई। ये आपको याद रखना है। आप देखो ये स्टोरी की तरह ही है, मेनली आपको बस वो पार्टिसिपेटरी ग्रुप्स के नाम याद रखने हैं, बाकी इनकी पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स आपको ये स्टोरी की तरह अगर याद रखोगे, वीडियो ढंग से सुन रहे हो और एक बार अपनी एनसीईआरटी से रीड कर लेना, आपको आ जाएगा। Congress was reluctant to include workers' demand as part of its program of struggle as it felt this would alienate the industrialists. इंडस्ट्रियलिस्ट्स को एलियनेट कर देगा ये, इंडस्ट्रियलिस्ट दूर चले जाएंगे अगर हम लोग वर्कर क्लास के साथ आए तो। ये कांग्रेस की अपनी दुविधा थी। अगला उसके बाद एक और ग्रुप का नाम है सोशल ग्रुप, और इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप, दैट वाज विमेन। विमेन जो थी उनका क्या रोल था? लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन वाज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान विमेन का लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन जो था वो देखा गया। लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन विमेन का हुआ। सॉल्ट मार्च जो हुआ, उस सॉल्ट मार्च के दौरान गांधी जी जिन जिन गांवों में जा रहे थे वहां पे लार्ज नंबर ऑफ विमेन जो थी वो दे गैदर्ड अराउंड गांधी जी टू लिसन गांधी जी एंड लिसन द डिमांड ऑफ स्वराज। कैसे अंग्रेज एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडिया को विमेन के ऊपर। विमेन जो थी वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही थी गांधी जी के उस मूवमेंट में, सीडीएम में। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या थी? दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर शॉप्स। पिकेट का मतलब होता है घेराव करना। इन्होंने घेराव भी किया, दुकानों का नमक भी प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर किया, उसके अलावा सॉल्ट मार्चेस में पार्टिसिपेट किया। मार्चेस का मतलब हड़तालों में पार्टिसिपेट किया, लिकर शॉप्स का घेराव भी किया। लेकिन ये सब करने के बावजूद इनको कोई भी पॉलिटिकल पावर कांग्रेस के अंदर नहीं दी गई। कांग्रेस के अंदर विमेन को पॉलिटिकल पावर नहीं मिली। ये चीज कॉमन थी यूरोप में भी, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि यूरोप में भी जब ये बड़े बड़े रेवोल्यूशंस हो रहे थे, विमेन को कभी पावर ज्यादा नहीं मिली। पावर जो थी वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो मेल्स के पास ही आई। तो ये चीज थी। यहां पर भी सेम चीज हुई इधर भी, कि कांग्रेस के अंदर विमेन का जो रसूख था, विमेन की जो पावर थी, जो अथॉरिटी थी, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। ये यहां पे एक लास्ट सेक्शन में आपको पता चलता है। ये ओवरऑल अपना सीडीएम के बारे में जो हम लोग शॉर्ट वीडियो में एक बात कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश की। वीडियो थोड़ा सा अपना पीछे के जो टॉपिकल वीडियोस हमने लिए थे उससे थोड़ा बड़ा ही गया है, ऑलमोस्ट 22 मिनट का चला गया है। पर अब बात यह है कि इस वीडियो में इतना बात अगर हम लोग नहीं करते तो वर्थ नहीं था। सीडीएम के दो जो हिस्से हैं उन दोनों को अलग अलग हमने 10-10 मिनट के आसपास ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। मैं एक क्विक रिवीजन करवा देता हूं इस चीज का। और एक चीज आप सुनोगे कि सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अगर हम लोग बात करें तो शुरू में हम लोग एक पहला फेज देखेंगे इसका कि किस किस ने पार्टिसिपेट किया, वो तो दूसरे पार्ट में आएगा। पहले शुरू में इसकी डिमांड कैसे उठी थी, तो हमने सबसे पहले एक बात की थी 31 जनवरी 1930। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी रोट अ लेटर टू लॉर्ड इरविन स्टेटिंग हिज 11 डिमांड्स एंड दीज डिमांड्स इंक्लूडेड द डिमांड्स ऑफ सॉल्ट एबोलिशन। सॉल्ट लॉ को एबोलिशन की डिमांड थी कि सॉल्ट टैक्स जो है उसको आप एबोलिश कर दीजिए। ये डिमांड गांधी जी ने इधर उठाई थी। अब इसके बाद में सॉल्ट लॉ के एबोलिशन की डिमांड गांधी जी उठा देंगे। अगला क्या होगा कि इसके बाद गांधी जी ने साथ में एक और चीज दी थी। गांधी जी ने एक अल्टीमेटम दिया था कि 11 मार्च तक आप एक काम करो, हमारी डिमांड माननी है तो मानो, अदरवाइज एक अल्टीमेटम था दैट अ फुल फ्लेज्ड नेशन वाइड सीडीएम वुड बी लॉन्च्ड। ये सीडीएम अब बिकॉज इरविन ने वो बात मानी नहीं तो 11 मार्च को गांधी जी अपना ये घोषणा कर देंगे कि अब हम लोग सीडीएम लॉन्च करेंगे। सीडीएम क्या था? सीडीएम के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करेंगे ये सॉल्ट मार्च के थ्रू। सॉल्ट मार्च बहुत इंपॉर्टेंट, इसके फैक्ट्स जो है वो भी याद रखेंगे आप। वो फैक्ट्स जो है वो क्या है? फैक्ट्स पे अगर बात करूं मैं तो सॉल्ट मार्च के लिए गांधी जी पहली बात तो कहां से कहां तक था ये? साबरमती टू दांडी। साबरमती टू दांडी
गांधी जी ये सॉल्ट मार्च करेंगे। कोस्टल टाउन है दांडी का, दांडी के कोस्टल टाउन पे जाके गांधी जी अपने वॉलंटियर्स के साथ में जाएंगे उधर। वॉलंटियर्स के साथ में 240 माइल्स की दूरी तय करेंगे 24 डेज के अंदर, 10 माइल्स अ डे, और दांडी पहुंच के सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। और ये ब्रेक करने के साथ में अपना सीडीएम इधर हो गया लॉन्च। सीडीएम लॉन्च हुआ। लॉन्च होने के बाद में सिंपल सी चीज है, गांधी जी ने एक बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया। ये लॉ लॉन्च होते ही पूरे देश के अंदर मूवमेंट, अलग अलग जगहों पे मूवमेंट एक साथ लॉन्च हुआ। और ये सीडीएम का एक हिस्सा अपना इधर पूरा हुआ। पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों से पार्टिसिपेशन हुआ। बीच में फिर अब ये होगा कि गांधी जी इरविन के साथ एक पैक्ट में आएंगे, मूवमेंट को एक बार के लिए रोक देंगे। अब एक हिस्सा जो हमारे इस चैप्टर में दिया गया कि अलग अलग पार्टिसिपेटरी ग्रुप्स कौन कौन से थे। तो पार्टिसिपेटरी ग्रुप्स को सिंपल तरीके से याद रखना है अपने को। वो याद रखने का तरीका क्या था? पार्टिसिपेटरी ग्रुप्स मैंने आपको बताया, एक तो थे पेजेंट्स, पेजेंट्स की बात करते हैं। दूसरा इंडस्ट्रियल क्लास एंड वर्किंग क्लास। इंडस्ट्रियल क्लास एंड वर्किंग क्लास। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा विमेन को। अब इन तीनों ग्रुप्स के लिए, इन तीनों ग्रुप्स की पॉलिटिक्स को आपको अलग अलग समझना पड़ेगा, तब आपको इजीली समझ में आएगा। पेजेंट्स में दो तरह के थे, एक थे रिच पेजेंट कम्युनिटीज लाइक पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड दूसरे थे जाट्स ऑफ यूपी। ये दो ग्रुप्स थे पेजेंट्स में, रिच पेजेंट्स में, और एक थे पुअर पेजेंट्स। कांग्रेस किसके साथ थी? कांग्रेस जो थी इस दौरान अपने को दिखा कि रिच पेजेंट्स जो है उनकी डिमांड मानेगी और उनके साथ आएगी। पुअर पेजेंट्स के नो रेंट कैंपेन का हिस्सा कांग्रेस नहीं बनेगी, क्योंकि कांग्रेस इनको अपसेट नहीं करना चाहती थी। इंडियन इंडस्ट्रियल क्लास जो थी उसके अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट पड़ी है, फिक्की। फिक्की 1927 में बनेगी। जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे जो इंडस्ट्रियल क्लास की डिमांड को इंक्लूड करेंगे इधर। अब अगली इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि वर्किंग क्लास जो इनके अंदर काम कर रही थी वो कांग्रेस से अपनी दूरी बना के रखेगी, या कांग्रेस भी उनको रीच आउट नहीं करेगी। वजह उसकी यही थी कि कांग्रेस रिच इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास के साथ है। और एक चीज, एक ग्रुप था विमेन की। विमेन ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन इनको कोई पॉलिटिकल पावर नहीं मिली। ये अपना कंप्लीट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में जो जानकारी अपने को चाहिए थी वो थी। अब ये यूं तो एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही प्रोबेबल टॉपिक है। प्रोबेबल का मतलब ये हो गया बेटा कि ये एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे चांसेस इसके आने के रहते हैं, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली लिया है। इन क्लासेस के अंदर मैं अब पूरा रिवीजन तो आपको ठीक है कभी किसी लंबी क्लास में करवाऊंगा, बट ये जो छोटे छोटे हिस्सों के अंदर मैं जो एक एक मूवमेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ, या कुछ कुछ जैसे चैप्टर 1 के हिस्सों पे, यूनिफिकेशन वाले पार्ट पे हमने बात की थी, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो सीधे सीधे आपको 3 to 4 मार्क्स फेच करते हैं, उनके ऊपर हम लोग डायरेक्टली बात कर रहे हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए। और एक और चीज है कि आपको ये जो नोट्स है एक तरह से याद करने में ये आसानी रहेगी, इसलिए ये इस तरह का शेप इनको दिया है, इस तरह की डिजाइनिंग इनकी की है। ये अगर आपको चाहिए हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में आप करिएगा, नोट्स टाइप कर दीजिए, वहां पे मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, या ये डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन जो है वो करता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में नोट्स टाइप करिए। थैंक यू वेरी मच।